नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो विषय है वह ब्रिटेन के संविधान के स्वरूप को लेकर आज हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान का क्या स्वरूप है। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ब्रिटिश संविधान का स्वरूप। तो इसके अंतर्गत जो चीज हमें जाननी है, जिसका हमें अध्ययन करना है या जिसे हमें समझना है, वह है कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है या नहीं। जैसा कि आप लोग सब परिचित हैं, हमने पिछले वीडियोस के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया है कि ब्रिटेन का संविधान क्या है, एक अलिखित संविधान है, क्योंकि उसका विकास हुआ है। वह एक निर्मित संविधान नहीं है। अगर वह निर्मित होता तो वह हमारे सामने एक लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद होता। चूंकि उसका विकास एक संवैधानिक विकास की एक प्रक्रिया के दौरान लगभग 1400 वर्षों के दौरान उसका हुआ है और उसने इतने लंबे समय के बाद अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। तो चूंकि वह अलिखित रूप में मौजूद है, तो इस बात को लेकर विद्वानों में भयंकर मतभेद पाया जाता है कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, तो ये विवाद का विषय रहा है कि ब्रिटेन के लोगों के पास अपना कोई संविधान है या नहीं। और बड़ी ही रोचक बात है, बड़ी ही मनोरंजक बात है कि जब ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं तो उसका शुरुआती इस बात को लेकर होती है कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है या नहीं। उसके अस्तित्व पर विवाद को लेकर इसके अध्ययन का प्रारंभ होता है। इंग्लैंड के लोग तो इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके पास एक श्रेष्ठ और दुनिया का प्राचीनतम संविधान है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं इसके अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करते हैं। बर्क महोदय का विचार है, उनका ग्रंथ का नाम है फ्रांस की राज्य क्रांति पर विचार। तो उसमें वो कहते हैं ब्रिटेन के संविधान की प्रशंसा करते हुए कि हमारा संविधान अत्यंत श्रेष्ठ है। जहां विश्व के अन्य देशों में वांछित परिवर्तन हेतु क्रांति और रक्तपात की आवश्यकता होती है या आवश्यकता हुई है, हमारे द्वारा यह परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से किया जा सका है। वही गौरवपूर्ण क्रांति वाली बात यहां पर आपको याद रखनी है कि किस प्रकार ब्रिटेन के अंतर्गत शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से वहां पर परिवर्तन हुआ। तो बर्क अपने संविधान पर गर्व करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है फ्रांस की राज्य क्रांति पर विचार, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, अब ऐसे ही एक अन्य विचारक हैं डी टॉकविले। ये फ्रांस के बहुत बड़े विचारक हैं। ये साफ तौर पर कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो ये कथन आपको याद रखना है कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। ये किस विचारक द्वारा यह बात कही गई है? तो वो विचारक हैं फ्रांस के डी टॉकविले। आगे बढ़ते हैं हम। एक अमेरिका के विचारक हैं थॉमस पेन। तो इसी मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि किसी संविधान को वास्तविक कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जा सके, उसकी एक कॉपी या प्रति हमारे सामने रखी जा सके। चूंकि इंग्लैंड इस प्रकार नहीं कर सकता या ऐसा नहीं कर सकता, तो उनका कहना है कि संविधान वहां पर नहीं है, अर्थात ब्रिटेन का या इंग्लैंड का कोई संविधान नहीं है। टॉमस पेन अपने मूल विचार को व्यक्त करते हैं और कहते हैं जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, वहां संविधान होता ही नहीं है। तो आपने टॉकविले और थॉमस पेन दोनों यह मानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। थॉमस पेन ने बर्क से पूछा, बर्क ये कहते हैं कि भाई ब्रिटेन के पास उसका स्वयं का संविधान है। तो बर्क से पूछते हैं, एक बार पूछा उन्होंने, क्या श्रीमान महोदय बर्क महोदय इंग्लैंड के संविधान को प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि जहां संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं है और वहां कोई संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं है और न कभी पहले थी। जब बर्ग कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान मौजूद है, तो थॉमस पेन उनसे प्रश्न करते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं कि आप संविधान को प्रस्तुत तो करिए।
यदि आप प्रस्तुत नहीं कर सकते तो हम यही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वहां कोई संविधान न तो था और न है। ठीक है, अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं? ये उसी श्रेणी के या उसी ग्रुप के विचारक हैं जो ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है, हमारा ब्रिटिश संविधान है, परंतु कोई भी नहीं जानता कि वह है क्या। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। अब वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कहते हैं, वहां का जो संविधान है उसके बारे में कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वास्तविक मूर्त पढ़ा जा सकने योग्य प्रलेख है। जो अमेरिका का जो संविधान है वह कैसा प्रलेख है? वह वास्तविक है, क्योंकि वह एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, निर्मित है और लिखित रूप में मौजूद है, जिसे दिखाया जा सकता है, जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका एक मूर्त रूप है, उसे पढ़ा जा सकने योग्य प्रलेख है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मैं आपको उसका प्रत्येक वाक्य समझा सकता हूं। तो वो ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, जिस प्रकार की अमेरिका का संविधान का अस्तित्व है उस तरह का अस्तित्व ब्रिटेन के संविधान का नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह मानना है। अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक बर्क को चुनौती देते हुए कहा था, अभी ऊपर ही बात आ चुकी है, हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या बर्क महोदय ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं? प्रति यानी एक कॉपी, मान लो कि ब्रिटेन के संविधान की एक कॉपी है, पुस्तक रूप में है, किसी अन्य रूप में है। यदि नहीं तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व न तो कभी था न है। यद्यपि उक्त संविधान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। वे अपने मूल विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है। ये टॉमस पेन या थॉमस पेन अलग अलग आपको मिलेगा अलग अलग पुस्तकों में, तो आप कोई टॉमस पेन भी कह सकते हैं या थॉमस पेन भी कह सकते हैं इनको, जो तो मानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार टॉमस पेन, फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार टॉकविले और ब्रिटिश लेखक बर्नार्ड शॉ, जो कि ब्रिटेन के ही रहने वाले हैं बर्नार्ड शॉ, वो भी ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये तीन लोग हैं और इनके समर्थक लोग जो हैं वो ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अब देखते हैं कि ये क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो इन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। जो पहला तर्क है वह है ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित है या और न ही वह लिखित रूप में मौजूद है। टॉमस पेन और डी टॉकविले का विचार है कि संविधान का निर्माण प्राय किसी संविधान निर्मात्री परिषद, जिसे संविधान सभा भी हम कह सकते हैं, द्वारा किया जाता है और वह एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। इन लोगों का मानना है कि संविधान अगर होता है तो या तो वह किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है या फिर वह लिखित रूप में मौजूद होता है। तो ब्रिटेन का संविधान न तो संविधान सभा के द्वारा निर्मित है और न ही वह लिखित रूप में या लेख पत्र के रूप में मौजूद है। तो पहला तर्क उनका यह हो गया कि उसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है और दूसरा वह लिखित रूप में मौजूद नहीं है। पहला तर्क। दूसरा तर्क क्या है? ब्रिटिश संविधान का लचीलापन। जो लचीलापन जो शब्द आया है बच्चों, लचीलापन शब्द संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में है। जिस संविधान में आसानी से संशोधन संभव होता है वह लचीला संविधान, और जिसमें संशोधन करना थोड़ा कठिन होता है, यानी जो कठिन प्रक्रिया होती है जिस संविधान के अंतर्गत, वह कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है और लचीलेपन के आधार पर डी टॉकविले और टॉमस पेन यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार संविधान उसे ही कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन के लिए या संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो। ठीक है, विशेष प्रक्रिया। अब ब्रिटेन के अंतर्गत बात क्या है कि वहां पर संविधान में संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। जिस प्रकार वहां सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है उसी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन भी वहां किया जा सकता है। तो यही वजह है कि उसे लचीला संविधान हम कहते हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में संविधान में संशोधन के लिए
एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है, उस प्रक्रिया से जो साधारण कानूनों के निर्माण के लिए अपनाई जाती है, जिसे हम विशेष प्रक्रिया कहकर यहां संबोधित करेंगे। ब्रिटेन में संविधान संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया या विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। ध्यान दीजिए आप, वो लोग क्या कहते हैं, डी टॉकविले, टॉमस पेन, कि ब्रिटेन में संविधान संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न, जिस प्रक्रिया से साधारण कानूनों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया से भिन्न कोई विशेष प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान में नहीं अपनाई गई है, जिसके द्वारा उस संविधान में संशोधन किया जा सके। तो ब्रिटेन का संविधान चूंकि लचीला है और इसी आधार पर ये दोनों विचारक ये कहते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व नहीं है, उन्हें संदेह है ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व पर। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो तर्क है वह है संवैधानिक कानून या आधारभूत नियमों का अभाव। ब्रिटेन के संविधान में आधारभूत नियमों का अभाव है, अतः उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में संविधान की सर्वोच्चता, आप शब्द को देखिए, वाक्य को, कि संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया है अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में, जिसका तात्पर्य क्या होता है, संविधान में वर्णित जो नियम हैं अर्थात संवैधानिक कानून हैं, वे साधारण कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। जो संविधान में नियम बताए गए हैं, जिन कानूनों को उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो चीज कानून संविधान में होते हैं उन्हें संवैधानिक कानून कहकर संबोधित किया जाता है, तो वो साधारण कानून जो विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं उनकी तुलना में उनकी श्रेष्ठता होती है, जहां संविधान की सर्वोच्चता होती है। लेकिन इंग्लैंड में क्या किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता के स्थान पर संसद की सर्वोच्चता या संसद की प्रभुसत्ता की धारणा को अपनाया गया है। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन में क्या है, संसद की सर्वोच्चता या संसद की प्रभुसत्ता की धारणा को वहां पर अपनाया गया है। और इंग्लैंड में संवैधानिक कानूनों और साधारण कानूनों में कोई भेद नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार की जब बात है, जहां आधारभूत नियमों का अभाव है, जहां संवैधानिक कानूनों और साधारण कानूनों में कोई भेद नहीं किया गया, तो इस आधार पर ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त किया जाता है। तो ये तीन कारण बताए हैं, तीन कारण हैं जिनके आधार पर ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व के ऊपर संदेह व्यक्त इन विचारकों ने किया है। ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित है और न ही वह लिखित है। दूसरा, ब्रिटिश संविधान का लचीलापन होना, उसके संविधान में लचीलापन होना। और तीसरा है संवैधानिक कानून या आधारभूत नियमों का अभाव होना। ठीक है, ये तीन आधारों पर ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को चुनौती इन विचारकों ने दी है। हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा ग्रुप भी है विचारकों का, ऐसा समूह है जो ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वो कौन से तर्क हैं जिनके आधार पर ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। जो डी टॉकविले और टॉमस पेन ने अपनी विचारधारा रखी है, जो विचारधारा उनकी है वह ठीक नहीं है। उनके द्वारा ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए जो तर्क दिए गए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता, हम देख लेते हैं। पहली बात, लिखित और अलिखित संविधान का भेद जो है अवास्तविक है। लिखित और अलिखित संविधान का जो भेद है, जिसके आधार पर उन्होंने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को चुनौती दी है, वह भेद अवास्तविक है, वह वास्तविक नहीं है। डी टॉकविले और थॉमस पेन की विचारधारा का प्रमुख आधार या उनके तर्कों का प्रमुख आधार क्या है, ब्रिटिश संविधान का अलिखित होना, उसका लिखा हुआ नहीं होना। वह किसी लिखित दस्तावेज के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता है। और इसी बात को इन लोगों ने, इन विचारकों ने अपने तर्कों का आधार बनाया है। लेकिन लिखित और अलिखित संविधान का जो भेद है वह वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं है, वह अवैज्ञानिक है। कि कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित होता है और न ही पूर्ण रूप से अलिखित होता है। बात समझ में आई आपको, कि दुनिया में ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जो उसकी हर एक बात कानून की पुस्तक में लिखी हुई हो, संविधान की पुस्तक में लिखी हुई हो, या कोई ऐसा संविधान भी नहीं है जिसकी संपूर्ण बातें अलिखित रूप में हो, कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो। गार्नर कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट कथन है, गार्नर जो विचारक है वो कहते हैं कि लिखित
और अलिखित संविधान में मात्रा का ही भेद होता है, प्रकार का नहीं। मात्रा का मतलब समझते हो कि कोई संविधान ज्यादा लिखित है और कोई संविधान कम लिखित है, तो लिखित और अलिखित में इतना ही फर्क है। प्रकार का कोई भेद नहीं है, केवल मात्रा का फर्क है। अमेरिकी संविधान को लिखित संविधान का प्रथम और श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अमेरिका का जो संविधान है उसे प्रथम लिखित संविधान के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है, उसे प्रथम लिखित संविधान कहते हैं। तो क्या अमेरिकी शासन व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान संविधान में जो 7 धाराएं दी गई हैं उन्हें पढ़ने से हो सकता है? नहीं। शासन व्यवस्था के अनेक व्यवहार, प्रथाएं, परंपराएं, ये सभी संविधान के अंग हैं, और जब तक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी या अन्य कोई व्यक्ति उन व्यवहार, प्रथाओं और परंपराओं का अध्ययन नहीं करेगा तो अमेरिका के संविधान का अध्ययन वह नहीं कर सकता या उसका अध्ययन अधूरा ही माना जाएगा। तो केवल संविधान में जो धाराएं या अनुच्छेद होते हैं उन्हीं को पढ़ लेने मात्र से संविधान का अध्ययन पूरा नहीं हो जाता या संविधान को नहीं समझा जा सकता। अनेक व्यवहार, प्रथाएं, परंपराएं संविधान के अंग होती हैं और इनके बिना वह संविधान अधूरा है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों का उदय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इस प्रकार की परंपराओं के उदाहरण हैं जो ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान के अंग हैं। ठीक है। जब लिखित और अलिखित संविधान का भेद ही वैज्ञानिक और वास्तविक नहीं है तो किस आधार पर डी टॉकविले और थॉमस पेन ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकते हैं? तो पहला जो तर्क है ब्रिटिश संविधान के मौजूद होने का, उसके अस्तित्व का, लिखित और अलिखित संविधान के भेद को अवास्तविक मानकर इन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। दूसरा है कि ब्रिटिश संविधान का एक अंश लिखित भी है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन का जो संविधान है पूरी तरह से अलिखित है, उसका एक अंश जो है वो लिखित भी है। वो किस प्रकार हम देख लेते हैं। यदि लिखित होना ही संविधान का आधार समझा जाता है तो ब्रिटेन के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश, एक भाग जो है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, लिखित रूप में पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था, देखिए आप, राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था, कार्यपालिका विभागों की व्यवस्था, मताधिकार, निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध और कार्यपालिका के कार्य कानून द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। कानून है तो इसका मतलब है वह लिखित रूप में मौजूद है। तो ये सारी बातें कानून द्वारा निश्चित किए गए हैं। और हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, आपने पढ़ा है 1215 का मैग्ना कार्टा जो है एक अधिकार पत्र है और वह लिखित रूप में मौजूद है और यह संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत ब्रिटेन के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था मैग्ना कार्टा के द्वारा। 1628 का अधिकार याचना पत्र, पिटिशन ऑफ राइट, 1600 निवासी का अधिकार पत्र, 1920 का आयरलैंड की स्वतंत्रता का अधिनियम, 1937 का सम्राट के मंत्री परिनियम, 1947 का भारतीय शासन अधिनियम जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ब्रिटिश संसद द्वारा ही पारित किया गया कानून है, 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम जिनके माध्यम से लॉर्ड सभा के अधिकारों को, शक्तियों को कम किया गया था और लोक सदन को अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया था। तो ये सभी उन बातों के उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का एक अंश लिखित रूप में भी मौजूद है। इस प्रकार ब्रिटेन के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान को अलिखित और अमेरिकी संविधान को लिखित कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में जो भेद है वह केवल यह है कि एक में अलिखित अंश की प्रधानता है तो दूसरे में लिखित अंश की प्रधानता है। वही गार्नर वाली बात आ गई कि जो संविधान होते हैं लिखित और अलिखित, उनमें केवल मात्रा का भेद होता है, कम लिखित होना और ज्यादा लिखित होना, उनमें प्रकार का कोई भेद नहीं होता। तो ये 1215 का मैग्ना कार्टा ये आदि जो हैं ये सारे लिखित रूप में मौजूद हैं और ये संविधान के महत्वपूर्ण भाग और महत्वपूर्ण अंश हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का संपूर्ण संविधान अलिखित रूप में है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा जो तर्क है, ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में ही लचीला है, व्यवहार में नहीं। ये बात टॉकविले और थॉमस पेन कहते हैं कि चूंकि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला,
तो चूंकि लचीला है तो ब्रिटेन के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस बात को यहां चुनौती किस प्रकार दी जाती है, आप देखिए। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है, सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन का संविधान लचीला है, लेकिन लचीले होने मात्र के आधार पर ही हमें उस संविधान के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते कि ब्रिटेन का संविधान चूंकि लचीला है तो उसका अस्तित्व नहीं है। यह बिल्कुल अतार्किक और अवैज्ञानिक बात है। डी टॉकविले और टॉमस पेन का तर्क सही होता यदि राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के दो भेद, लचीला संविधान और कठोर संविधान, परिवर्तनशीलता यानी संविधान में परिवर्तन या संविधान में संशोधनशीलता के आधार पर संविधानों को दो भागों में नहीं बांटा गया होता, लचीला संविधान और कठोर संविधान। अगर लचीलेपन के आधार पर संविधान को अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं ये दोनों विचारक, तो फिर राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में लचीला संविधान और कठोर संविधान इस प्रकार दो वर्गीकरण, दो प्रकार क्यों बताए गए हैं संविधान के। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का जो संविधान है केवल सिद्धांत में ही लचीला है, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और उनकी राजनीतिक परिपक्वता ने उसे पर्याप्त सीमा तक कठोर बना दिया है। ब्रिटेन का संविधान कहने मात्र को लचीला है, लेकिन वो कठोर भी है। ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और उनकी राजनीतिक परिपक्वता ने उसे क्या बना दिया है, कठोर बना दिया है। ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है, यदि शासन व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है तो यह कार्य चुनाव के समय जनता से स्पष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। कोई राजनीतिक दल कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहता है शासन विधान में, शासन व्यवस्था में, तो वह तभी कर सकता है जब वह जनता से स्पष्ट आदेश प्राप्त करके संसद के अंतर्गत जीतकर पहुंचे। ऐसी स्थिति में संसद एक संविधान सभा हो जाती है। संसद क्या हो जाती है, एक संविधान सभा का रूप धारण कर लेती है, और जिसे हम सैद्धांतिक रूप से लचीला कह रहे थे वह व्यवहारिक दृष्टि से लचीला नहीं रह जाता। जब ब्रिटेन का संविधान लचीला नहीं है तो उसके अस्तित्व को कैसे अस्वीकार या इनकार किया जा सकता है। चौथी बात, ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम हैं। जो विचारक थे टॉमस पेन, डी टॉकविले, जॉर्ज बर्नार्ड शो आदि, ये मानते थे कि ब्रिटेन के संविधान में आधारभूत नियम नहीं है, वहां संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों में कोई भेद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यह कहना गलत है कि ब्रिटेन संविधान में आधारभूत नियम नहीं है। मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट्स, ये जो है ये आधारभूत नियम ही हैं संविधान के, ब्रिटिश संविधान के। मैग्ना कार्टा 1215 का, पिटीशन ऑफ राइट 1628 और बिल ऑफ राइट्स 1689, ये आधारभूत नियम ही हैं। ठीक है ना। वास्तव में संविधान का अस्तित्व संविधान के लेखबद्ध होने या उसके कठोर होने पर निर्भर नहीं करता। कि संविधान है या नहीं इस पर निर्भर नहीं है कि वह लिखित है और कठोर है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले आधारभूत तत्व क्या हैं, कि वो आधारभूत तत्व क्या हैं जिनके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। विल्फ्रेड हैरिसन डाइसी कहते हैं संविधान लिखित या अलिखित, संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित, उन सभी नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिनका राज्य की प्रमुख सत्ता के प्रयोग तथा वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उन नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिनका राज्य की प्रमुख सत्ता के प्रयोग, मतलब जो राज सत्ता है उसके प्रयोग और वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। और ब्रिटेन में सदैव ही इस प्रकार के नियमों की सत्ता रही है तथा इस दृष्टि से ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है। तो डाइसी कहते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है क्योंकि वहां पर मूलभूत नियम और कानूनों का अस्तित्व है जिनके आधार पर प्रमुख सत्ता के प्रयोग और वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव वहां पड़ता है। विल्फ्रेड हैरिसन का कहना है ब्रिटेन का संविधान उतना ही आधारभूत और नियमों का संग्रह है जितना कि यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ व फ्रांस के संविधान का। तो विल्फ्रेड हैरिसन भी उस मंडली में शामिल हैं जो ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग प्रोफेसर मुनरो, जेनिंग्स, ब्राइस, डॉक्टर फाइनर, ऑग और जिंक, इन्होंने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं जिसमें ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। वास्तव में संविधान का तात्पर्य
कागज के टुकड़ों से नहीं लगाया जा सकता। वरन ऐसी, देखो इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान है या नहीं कागज के टुकड़ों को दिखाकर यह बात सिद्ध नहीं हो सकती। वरन संविधान का मतलब होता है वैधानिक संस्थाएं जिनके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वैधानिक संस्थाएं हैं और उनके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है, तो इसका मतलब है कि वहां संविधान किसी न किसी रूप में मौजूद है। ठीक है। और ब्रिटेन में ऐसी वैधानिक संस्थाओं का उदय विश्व के किसी अन्य देश के पूर्व ही हो गया था, कि किसी अन्य देश में इस तरह की वैधानिक संस्थाओं का उदय हो उससे पहले ही ब्रिटेन में इस प्रकार की वैधानिक संस्थाओं का उदय हो गया था, जिनके आधार पर वहां की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जेनिंग्स कहते हैं, अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से है, कागजों से नहीं, तो ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। ये इंपॉर्टेंट कथन है कि अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से है, कागजों से नहीं, तो ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। इसको हम खत्म करते हैं। अब वस्तुतः ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ऑग तथा जिंक के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह निश्चित है कि पेन तथा थॉमस पेन और डी टॉकविले के समय से काफी पहले ब्रिटेन में संविधान था। ऐसा संविधान जिसकी सत्ता के प्रति ब्रिटिश जाति सचेत थी, जागरूक थी और उसके इतिहास पर गर्व करती थी। तो इंपॉर्टेंट कथन है ऑग तथा जिंक का। मैथियोट विचारक कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान क्या है, जीवित सावयव। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा शरीर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी प्रकार ब्रिटेन का संविधान भी एक जीवित सावयव की संज्ञा मैथियोट ने दी है। एम्बरी कहते हैं ब्रिटिश संविधान औपचारिक विधि, पूर्वोदाहरण तथा परंपरा का मिश्रण है। ये कथन है, आप याद रखिएगा। अब लास्ट में देखते हैं संविधान का अर्थ यदि हम एक औपचारिक अभिलेख से लें जिसे एक निश्चित समय व निश्चित सभा द्वारा बनाया गया हो, तो ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है। हम एक औपचारिक अभिलेख के रूप में ब्रिटेन के संविधान को देखें जिसे किसी एक निश्चित समय में और किसी निश्चित सभा द्वारा बनाया गया हो, तो ब्रिटेन के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि हम संविधान का तात्पर्य उन समस्त निश्चित नियमों, सिद्धांतों, अधिनियमों, अभिसमयों और परंपराओं से लिया जाए जिनके अनुसार देश में राजनीतिक गतिविधियां जारी रहती हैं, जिनके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में निश्चित ही एक संविधान का अस्तित्व है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक बड़ा रुचिकर विषय था कि ब्रिटेन के संविधान का अस्तित्व है या नहीं, तो कुछ विचारक उसके अस्तित्व को चुनौती देते हैं, स्वीकार नहीं करते, लेकिन अन्य विचारकों ने ब्रिटेन के संविधान को स्वीकार किया है और अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा और आप इस समस्त जानकारी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है हमने, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।